राजस्थान पत्रिका संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। वर्ष 1918-20 में फैले स्पेनिश फ्लू के कारण भारत की 5% आबादी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। इसका कारण तो हमने बहुत ही सरलता से देश की गुलामी और औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की सतत उपेक्षा और उदासीनता में ढूंढ लिया। आज़ादी के बाद हमारी खुद की चुनी हुई सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य ढांचे और महामारी प्रबंधन पर किए गए खर्च पर ध्यान दिया जाए तो यह भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं दिखाई देता। जहां दुनिया के अधिकतर विकसित राष्ट्र स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 9% से 16% तक खर्च करते हैं, वहीं भारत का स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्चा तो जीडीपी की मात्रा 1.25% ही है। आमजन जीडीपी का 2.5% अपनी जेब से स्वास्थ्य सेवा पर खर्च करता है। निरंतर कई दशकों की लापरवाही ने समस्या को काफ़ी जटिल बना दिया है। पैरा, अगर स्वास्थ्य बीमा की बात करें तो उसकी हालत भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। अगर व्यक्तिगत, सेवागत और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए बीमा कवर को भी जोड़ ले तो भी 138 करोड़ जनसंख्या में मात्र 30 करोड़ लोगों को ही बीमा सुरक्षा उपलब्ध है। इसमें भी अगर गरीब परिवारों की बात करें तो 90% बीमा सुरक्षा के हैं। इसे विडंबना नहीं तो और क्या यह कहेंगे कि जिस देश की कई पौराणिक कथाओं की शुरुआत ही समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर निकले धन्वंतरी से होती है, उस देश के अधिकांश पंचायत मुख्यालय आज़ादी के 70 साल बाद भी धन्वंतरी का इंतजार ही कर रहे हैं। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर इसका गंभीरता से परीक्षण किया जाए तो इसके लिए निस्संदेह हमारा संवेदनहीन नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जो गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय, दलितोद्धार या विभिन्न लोक लुभावन नारों के साथ सत्ता में तो आ जाता है, किंतु सत्तारूढ़ होते ही स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सहूलियतों की जगह बजट का रुख वोट बैंक को सुदृढ़ करने की तरफ मोड़ देता है। पैरा, आज ज़रूरत इस बात की है कि सरकारें अपनी प्राथमिकताओं को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप पुनः परिभाषित करें। सरकारें स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को अपनी आयोजना के केंद्र में उसी प्रकार लाने की चेष्टा करें जिस प्रकार प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और दूसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योग आयोजना के केंद्र में थे। इसकी शुरुआत स्वास्थ्य खर्च एवं सुनिश्चित अधिनियम बनाकर भी की जा सकती है, जो राज्य और केंद्र सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं और उसके बुनियादी ढांचे पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की विविधिक नैतिक बाध्यकारिता का उपबंध करती हो। साथ ही इस ढंग से भारत में इंग्लैंड की तर्ज पर नेशनल हेल्थ सर्विस जैसी योजना शुरू की जाए, जो हर भारतीय को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की गारंटी उपलब्ध करवाए। पैरा, आप यकीन मानिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर किया गया निवेश देश की अर्थव्यवस्था पर भार नहीं डालेगा। जितना पैसा इस मद पर खर्च होगा उसके अनुपात में हमारी वर्क फोर्स के स्वास्थ्य कार्य दिवसों में बढ़ोतरी हो जाएगी। इससे न केवल खर्च की भरपाई होगी वरन जीडीपी में बढ़ोतरी भी होगी। इसके अलावा देश की एक बड़ी आबादी जो गरीबी रेखा की सीमा पर खड़ी है, हर साल इलाज पर किए गए खर्च के कारण गरीबी रेखा के नीचे चली जाती है।
ऐसे लोगों को वापस गरीबी रेखा से ऊपर लाने पर जो अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, स्वास्थ्य गारंटी अधिनियम के चलते इस खर्च को भी बचाया जा सकेगा। इस धन को भी स्वास्थ्य सेवा में निवेश किया जा सकता है। पैरा, राज्य स्तरीय चिकित्सा प्रणाली की कमजोर रेफरल क्षमताओं के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक आम लोगों की पहुंच आज भी चुनौती बनी हुई है। रेफरल प्रणाली को सुदृढ़ करने और समुदाय तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को बेहतर बनाने के इरादे से 2005 से मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों यानी आशा की भर्ती शुरू की गई। आज देश भर में करीब 9.5 लाख आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं, जो लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी अलग जगह रही हैं। आज ग्रामीण समुदायों में आशा ही वह कड़ी है जो प्रशिक्षण हासिल कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज के लक्षण पहचानने, उनके बारे में बताने और संदिग्ध संक्रमितों को होम आइसोलेट करने में मदद कर सकती है और गंभीर मामलों में स्वास्थ्य सेवा तंत्र को मरीज की ज़रूरतों से अवगत करा सकती है। उपकेंद्र और प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की गुणवत्ता में भारी अंतर और कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते क्लिनिकल व डायग्नोस्टिक जांच, दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की निरंतर बढ़ती ज़रूरतों से जाहिर है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है और शहरों की तरह ही मृत्यु दर चिंता का वास्तविक कारण है। आशा बहनें इन तथ्यों से वाकिफ है, न केवल बतौर फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता बल्कि बतौर सामुदायिक सदस्य भी। तभी वे नवाचार से कोविड-19 के बारे में समुदाय में जागरूकता फैला रही है, जैसे लोकगीत और यूट्यूब के जरिए मल्टीलेयर मास्क के लिए चुन्नी को अपनाना। आशा बहनों से बातचीत से जाहिर होता है कि वे अपनी अहम भूमिका से परिचित हैं, इसीलिए लॉकडाउन के दौरान भी घर घर जाकर लोगों से मिलना और सामुदायिक सर्वे जैसे नियमित कार्य कर रही हैं। उन्हें संक्रमण के जोखिम की भी चिंता है, क्योंकि वे पीपीई किट, ऑक्सीमीटर, रक्त जांच और कोविड-19 मरीजों की ट्रैकिंग के बिना अपने कार्य में जुटी हैं। गहन जांच, वेतन भुगतान में देरी, प्रोत्साहन राशि न मिलना और कोविड-19 भत्तों को भी बकाया होने के मसलों का खुलासा करती है। जाहिर है कि अंतिम छोर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य कार्यकर्ता होने के नाते आशा बहनों को बेहतर सहयोग की दरकार है। उनकी प्रशासनिक चिंताओं का पूरी तरह समाधान होना चाहिए। इससे कोविड-19 मृत्यु दर रोकने में जरूर मदद मिलेगी। यदि इन्हें पीपीई किट या ऑक्सीमीटर जैसी सुविधाओं से लैस कर दिया जाए तो ग्रामीण समुदाय की स्वास्थ्य सुरक्षा और विकेंद्रीकृत निगरानी सुरक्षित ढंग से संभव है। लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन री इमेजिनिंग इंडिया हेल्थ सिस्टम के सुझावों में भी पहला आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के विकेंद्रीकृत नियोजन पर ही बल देता है। पैरा, आशा सहयोगिनियां मौजूदा सरकारी ई संजीवनी ऐप या पीपीपी मॉडल आधारित बहु निजी टेलीमेडिसिन ऑपरेटर की सहायता से कोविड-19 मरीज तक डॉक्टरी सलाह पहुंचाना संभव बना सकती है। इससे ऑक्सीजन व अस्पताल में बेड को लेकर आपाधापी को बहुत कम किया जा सकता है। एकीकृत डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य मंच बनाना गेम चेंजर साबित हो सकता है, बशर्ते 15वें वित्त आयोग की
ओर से 2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों को आवंटित 60,750 करोड़ रुपयों का सही इस्तेमाल किया जाए। दूसरी लहर में जहां औपचारिक प्रणाली लड़खड़ाती देखी गई, वहां NGO फाउंडेशन, CSR और टेक ग्रुप ऐसे ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने में सफल हुए हैं जो मरीजों की वास्तविक ज़रूरतों को पूरा करने में कारगर हैं। सवाल यही है कि कोविड की दूसरी लहर के साथ इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी या हमें एक एकीकृत मरीज केंद्रित ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेवा प्रणाली कोविड-19 की विरासत के रूप में प्राप्त होगी। पूर्ण विराम।